नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हाल बड़ी है, ज्यादा वीडियो नहीं खींचता है, सीधा चला भारत में राष्ट्रवाद। कल हमने पढ़ा था, नमक यात्रा पढ़ ली गांधी जी की। उसके बाद उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था वो पढ़ लिया था। पढ़े हो ना कि भूल गया तो पांचों वीडियो देख लो, घर की बात है, कौन सा पिस्सा लाग रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था गांधी जी और इरविन का जो समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन का जो समझौता था वो पढ़ा था। उसके बाद घूम के आए थे कि उसकी सीमाएं क्या थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ये पढ़ी थी। जिसमें पढ़ा था कि दलितों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। देख लो पूरी एक हमारे फिल्म से चला लो कालारी। उसके बाद आगे चलेंगे। और उसके बाद लास्ट में पढ़ा था हमने पूना पैक्ट समझौता, जो कि गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। अब चला आगे जहां से कल हमने छोड़ा था, मुस्लिमों का साथ न देना। दलितों की जो समस्या है उसके कारण उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ नहीं दिया। तो मुस्लिमों को क्या हुआ भाई कि इन्होंने भी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें गांधी जी का साथ नहीं दिया। जबकि आगे तो ठीक बनाया करती, खिलाफत आंदोलन वगैरह में साथ दियो गांधी जी। इसके पीछे कारण क्या था? देखो, एक कारण था कि खिलाफत जो आंदोलन था वो कोई ज्यादा बड़ा चला नहीं था, भी ज्यादा प्रभावी हुआ नहीं था। तो एक तो क्या उनका भी ज्यादा जो कनेक्शन है वो ज्यादा समय तक नहीं रहा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, ये सबसे बड़ा कारण है कि 1920 का जो दशक था उसके अंदर क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसके अंदर ही गांधी जी को भी जो है शामिल माना जाता है, उसके साथ क्या हुआ, जो हिंदूवादी संगठन थे ना, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए संगठन थे यानी हिंदूवादी संगठन, इनका क्या हुआ धीरे धीरे जुड़ाव जो है वो बढ़ने लग गया। यानी क्या हुआ कि जो आजादी की लड़ाई है इसके अंदर कांग्रेस को ये लगा कि ये होता है कि भाई हिंदूवादी जो संगठन थे वो भी धीरे धीरे कांग्रेस के साथ आके और फिर अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है वो प्रयास करने लगे, आंदोलन में उनका साथ देने लगे, जुलूसों में उनका साथ देने लगे। इससे क्या हुआ कि जब कांग्रेस के साथ धीरे धीरे हिंदूवादी संगठन है इनका जो लगाव या इनका जो जुड़ाव बढ़ता जा रहा था, तो इससे जो है वो मुस्लिम तो जो थे, जो मुस्लिम थे वो इससे थोड़ा सा इनसे कटा हुआ महसूस करने लगे। किनसे? इन्हें घुमा दे लो कांग्रेस से। कांग्रेस से क्या हुआ कि भाई जब हिंदूवादी जो संगठन थे वो कांग्रेस से धीरे धीरे जुड़ने लगे, तो मुस्लिम जो समुदाय था वो कांग्रेस से कटने लग गया, क्योंकि उसको यह लगने लग गया कि अगर ये इनके साथ रहेंगे तो उस समय बहुसंख्यक थे हिंदू, तो ये जो बहुसंख्यक है ये क्या करेंगे, हमारे अधिकारों को दबा सकते हैं और हमारी जो संस्कृति है इससे इनको संकट आगे भविष्य में हो सकता है। यानी इनको सबसे बड़ा डर ये लग गया कि अगर ये कांग्रेस के साथ जो हिंदूवादी संगठन है जो ये लगातार इनके साथ रह रहे हैं, अगर ये इसी प्रकार से इनके साथ रहते हुए तो आगे भविष्य में हो सकता है कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो ये जो बहुसंख्यक समुदाय है ये हमारे अधिकारों का या तो हनन करेगा या हमारी संस्कृति को दबाएगा, और इनसे हमारी संस्कृति को जो है वो खतरा हो सकता है। इसलिए क्या हुआ, इन मुस्लिम समुदाय जो है इन्होंने कांग्रेस का जो है हल्का सा बहिष्कार कर दिया, यानी इसका साथ देना बंद कर दिया। और इसी के तहत जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो इसलिए मुस्लिमों ने इनडायरेक्टली सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी जो है उसमें साथ नहीं दिया, उसको भी स्वीकार नहीं किया। यह कारण था मुस्लिमों का साथ न देने का। इस बात की जो झलक है वो हमें मोहम्मद अली जिन्ना के शब्दों से मिल सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना तो जान के होगा, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। मुस्लिम लीग के क्या थे, ये सदस्य थे, मुस्लिम लीग इसके सदस्य थे। और इन्होंने जो है कहा था कि हमें जो है केंद्रीय सभा में आरक्षण की सीटें दें। केंद्रीय सभा में तो क्या दे, आरक्षण की सीट दो, कि भाई इतनी सीट मुस्लिमों के लिए होनी ही चाहिए, जो केंद्रीय सभा होगी उसमें मिलनी चाहिए। और उसके साथ उस समय जो मुस्लिम क्षेत्र थे जिसमें एक तो था पंजाब और एक था बंगाल, यहां भी जो है हमें विधानसभा में सीटें दी जाए। यानी हमें दो जगह सीटें चाहिए। केंद्रीय सभा में तो हमें चाहिए रिजर्व्ड सीट यानी आरक्षण सीट, कि वो फिक्स हो गई इतनी सीट जो वो मुस्लिम समुदाय की आएगी। और इसके साथ जो मुस्लिम क्षेत्र थे पंजाब और बंगाल, यहां भी हमें हमारी सीटें चाहिए। या तो हमें ये दोनों दे दो या तो हमें ये दोनों दे दो, अन्यथा हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दो। वही बात
जिसका गांधी जी को डर था। देख लो, इससे पता चलता है कि गांधी जी जो है वो आगे की सोच कर है ना कार्य करने वाले व्यक्ति थे। भी वकील था, नॉर्मल आदमी तो है, वो भी उस समय अफ्रीका में थे, तो प्रभावशाली तो थे। यानी इनको पहले पता चल गया था कि अगर आज मैंने दलितों को, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र, तो अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया तो आगे निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कोई अन्य समुदाय भी जो है वो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेगा। और उसका उदाहरण साफ साफ ये रहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया था कि या तो हमें केंद्रीय सभा में आरक्षण सीट दे दें, या जो मुस्लिम क्षेत्र थे उस समय के पंजाब और बंगाली, यहां पर हमें सीटें दी जाए। अगर आप ये दोनों चीजें दोगे तो हम अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं करेंगे, अन्यथा हमें भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाना चाहिए। और आगे क्या हुआ वो आप सबको पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है उसका निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार से जो है मुस्लिम समुदाय ने भी है इन सब कारणों की वजह से कि इनकी संस्कृति जो है वो हिंदुओं के कारण, हिंदूवादी संगठनों के कारण नष्ट ना हो जाए, इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया नहीं था। अब देखो, अभी तक अगर हम देखें तो यही चीज चल रही है कि भाई हिंदू अपनी कोशिश कर रहे हैं, इधर मुस्लिम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कि सभी किसी एक शब्द के नीचे, एक चित्र के नीचे या एक छवि के नीचे अपने आप को महसूस करे। यानी अभी भी जो है भारत की बात नहीं हो रही थी, सभी अपने अपने समुदाय की बात कर रहे थे। और ये बात समझी थी हमारे कवियों ने, इसलिए जो है इन्होंने सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा करने के लिए कुछ कार्य किए। सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी इन्होंने क्या किया कि ये जो भारतीय लोग हैं, जो अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जाति से, अलग अलग पंथ से हैं, इनको इनकी उन पहचान से छोड़कर एक ऐसी पहचान से जोड़ा जाए जो कि इन सब के लिए एक समान हो। जैसे ही अगर वो शब्द बोला जाए तो इनको यह महसूस ना हो कि हिंदुओं की बात हो रही है, मुस्लिमों की बात हो रही है, सिखों की बात हो रही है, इनको ये लगना चाहिए कि हमारी बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार के जो है वो कथा, गीत, लोक कथाएं बनानी चालू की, जिसके अंदर क्या था, उन सभी लोगों को एक साथ लाया जाए, सभी को एक साथ पिरोकर, एक साथ कर कर उनमें एकता स्थापित करके और फिर देश के लिए लड़ने के लिए उनको जो है वो तैयार किया जाए। इसके लिए हमारे जो कवियों थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के ग्रंथों की रचना की, कथा भी लिखी, गीत भी लिखे, कुछ नारे भी लिखे, लोक कथाएं भी लिखी। इसके साथ साथ जो है इन्होंने ये भी प्रयास किया कि जो हमारा पुराना इतिहास था, जिसके अंदर हमारी गौरवशाली गाथा थी, हमारे महापुरुषों को पढ़ाया गया था, जिसने अंग्रेजों ने जिनको दबा दिया था, जिसके बारे में मैकाले जैसे लोगों ने कहा था कि भारत तो असभ्य लोगों का देश है, इसको सभ्य बनने के लिए जो है पूरी पश्चिमी सभ्यता को आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम ही लोग जो हैं वो इनको सभ्य बना सकते हैं। और इनको ये नहीं पता कि ये उस भारत की बात कर रहे हैं जिस भारत में सबसे पुरानी लिखित पुस्तक भी थी, सबसे पुराना जो है वो डीएनए भी इसका ही है, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। अन्य किसी देश को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। ये माना जाता है कि प्राचीन सभ्यताओं का जो भी केंद्र है, उसका प्रमुख जो भाग है, उसकी जो जड़ है, वो कहीं ना कहीं भारत से होके जाती है। यानी जिसके अंदर प्रारंभ से ही विभिन्न संस्कृतियां पनपी है, उनको मैकाले जैसे लोगों ने कहा था कि ये देश तो असभ्य लोगों का देश है। ठीक है, तो यानी हमारा जो पुराना इतिहास, तो जो गौरवशाली इतिहास था, जो वैभवशाली इतिहास था, उनको अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया। तो इन कवियों ने प्रयास किया कि अगर हम हमारा पुराना इतिहास पढ़ेंगे, हम जो हमारे पुराने महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि इनके अंदर भी वो गुण आए या इनके लिए भी वो प्रयास किए। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट निकल के आता, जो पॉइंट मैंने पहले दिन क्लास में बोला था कि इतिहास से हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इतिहास जो है, यानी ये भी तो इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी अपने इतिहास से प्रेरणा ले रहा है। यानी ये जो हमारा उस समय का जो इतिहास है, वो इतिहास भी अपने पीछे वाले इतिहास से प्रेरणा ले रहा है, ताकि आगे जो है उसके लिए तैयारी की जा सके। तो यही हमें करना है कि हमें भी जो हमारा इतिहास है, उनके जो महापुरुष हैं, उनसे प्रेरणा लेनी है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना, या उनको पढ़कर जो उनके अलावा जितनी भी घटनाएं, उन घटनाओं को पढ़ के ये देखना कि कहाँ पर ये गलती हुई थी और इसका ये परिणाम आया था, और उस प्रकार की घटना, उस प्रकार की गलती हमें हमारे जीवन में करनी नहीं। अब देख लो, मत तो गलत हो उसको आदमी, लेकिन इतिहास गलत थोड़ी हो सकता है कि इस इतिहास, ये इतिहास भी अपने पुराने वाले इतिहास से प्रेरणा ले रहा है। तो यानी कुछ ना कुछ तो इतिहास के अंदर है। तो देखो ये क्या कर रहा था, अपना जो पुराना इतिहास था उसको पढ़ा रहे थे लोगों को, हमारे जो महापुरुष थे उनके बारे में बता रहे थे। ये सब कार्य किया जा रहा था जिससे कि हम सब लोग एक हों। और इसके साथ 1871 में क्या हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
क्या नाम था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखो ये तो याद नहीं रहे मैंने तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। आप अगर बंकिम चंद्र भी याद रख लेंगे तो अपना काम चलेगा। यानी बंकिम चंद्र जी जो है उन्होंने गीत लिखा था एक वंदे मातरम। वंदे मातरम, वही सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। यानी क्या हुआ 1871 के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अगर चट्टोपाध्याय नाम याद ना रहे कि बंगाल की साइड में इसी प्रकार के जो है सरनेम होते, तो हमें बंकिम चंद्र भी याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी बंकिम चंद्र जी ने क्या किया, एक गीत लिखा था वंदे मातरम। ठीक है, ये गीत जो है ये गीत फेमस हुआ था स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन में इस गीत को जोरों शोरों से गाया गया था, जिसके कारण ये गीत जो है उस समय बड़ा ही फेमस हुआ था। और ये अकेला एक काम नहीं था, स्वदेशी आंदोलन में एक और भी अच्छा काम हुआ था, जो हुआ था तिरंगे का निर्माण। यानी स्वदेशी आंदोलन के अंदर एक तिरंगे का निर्माण भी किया गया था। उस तिरंगे को भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये फिर से याद करते हैं कि 1871 के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया, वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसके बोले सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, वो वाला। ठीक है, और ये गीत जो फेमस कैसे हुआ था, ये गीत फेमस हुआ था स्वदेशी आंदोलन में। और स्वदेशी आंदोलन में इसके साथ साथ एक काम हुआ था कि जो एक तिरंगा बनाया गया था। चलो इस तिरंगे को डिटेल से पढ़ते हैं कि इन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। क्या लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, और ये गीत फेमस कैसे हुआ था? ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन में काम करने के कारण। यानी स्वदेशी आंदोलन के अंदर जो है इस गीत को जो है बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था और उससे ये फेमस हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में एक चीज और भी हुई थी। क्या हुई थी? स्वदेशी आंदोलन में जो है वो एक तिरंगा बनाया गया था, जिसमें हरा, नीला और पीला 3 रंग थे। रंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात को, लेकिन इतना याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन के अंदर तिरंगा जो है वो पहले प्रयोग किया गया था। और इसके अंदर जो है 2 चीजें प्रतीक के रूप में दिखाई गई थी, वो याद रखना जरूरी है कि उस समय के 8 प्रांत थे। क्या थे? 8 प्रांत। उनको 8 कमल के फूल से दिखाया गया है। बात समझ गए? यानी उनको 8 कमल के फूल से दिखाया गया है। किनको? 8 प्रांत को। यानी जो स्वदेशी आंदोलन में तिरंगा बनाया गया था उनके अंदर 8 प्रांत को 8 कमल के फूल से दिखाया गया है। और इसके अलावा जो है एक अर्धचंद्र दिखाया गया है। अर्धचंद्र यानी आधा चांद। आधा चांद जो है ई टाइप्स अर्धचंद्र भी दिखाया गया है। यानी क्या हुआ कि तिरंगा बनाया गया जिसके अंदर 8 प्रांत थे। जो 8 प्रांत है उनको 8 कमल के फूल की तरह दिखाया गया और उसके अलावा एक अर्धचंद्र भी दिखाया गया है। और ये जो अर्धचंद्र है इसको इसलिए दिखाया गया है क्या कि हिंदू और मुस्लिम इससे दोनों समुदाय जुड़ सके। हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों समुदाय जुड़ सके। मुस्लिम जो है वो आपको पता है कि इस टाइप से चांद के ऊपर एक तारा होता है तो वो उससे ये इसे जुड़ जाएंगे। अर्धचंद्र जो है उसको भगवान शिव जो है अपने जो शीश पर जो है धारण करते हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए जो है अर्धचंद्र को दिखाया गया था कि जो अर्धचंद्र है वो हिंदुओं में तो भगवान शिव धारण करते हैं इसलिए, और मुस्लिमों के लिए वैसे प्रतीक के रूप में होता है। तो यानी ये दोनों समुदाय इससे जुड़ सके, इस तिरंगे से जुड़ सके, दोनों समुदायों को ध्यान में रखते हुए जो है वो अर्धचंद्र को दिखाया गया। और 8 जो प्रांत हैं उन पे 8 कमल के फूल के रूप में उनको दिखाया गया था। ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के तहत। वंदे मातरम गीत फेमस हुआ था और उसके अलावा जो तिरंगा है उसको दिखाया गया था। अब देखो आगे चला, घटना इसी प्रकार से लगातार चल रही थी। एक काम और हुआ कि भारत माता जो है इनकी भी जो है मूर्ति बनाई गई थी। इनका भी जो चित्र बनाया गया था, इसमें जो भारत माता है इनको दिखाया गया था सन्यासिनी के रूप में, तपस्वी के रूप में दिखाया गया था। यानी भगवा वस्त्र धारण किए थे और ये जो है वो बच्चों को और लोगों को जो है भोजन, शिक्षा और कपड़ा ये तीनों बांट रही थी। यानी भारत माता जो है उनका जो पहला चित्र जो प्रसिद्ध हुआ था वो एक तपस्विनी के रूप में था। किसके रूप में था? तपस्विनी के रूप में था, जिनमें जो है वो अपने हाथों से भोजन दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं और कपड़ा दे रही है। क्या दे रही हैं? भोजन दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं और कपड़ा दे रही है। और ये चित्र भी अविंद्रनाथ जी ने ही बनाया था। अब अविंद्रनाथ जी ने पहला जो है
एक भारत माता का चित्र बनाया था, जिसमें भारत माता को जो है एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है, जिनके अंदर वो बच्चों को भोजन बांट रही है, कपड़े बांट रही है और शिक्षा दे रही है। इसके अलावा एक तो ये चित्र फेमस हुआ था जो मैंने अभी बताया, सन्यासिनी वाला, कि भारत माता को सन्यासी रूप में दिखाया। दूसरा जो है भारत माता को शौर्य के रूप में दिखाया गया है, जिसमें जो है भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा है और वो हाथी के पास है, खड़ी है, और उनके आगे शेर बैठा है। और आपको पता है कि हाथी और शेर ये दोनों ही ताकत का प्रतीक है। यानी एक जगह तो उनको तपस्विनी के रूप में दिखाया गया, जो वो चित्र प्रसिद्ध हुआ था, और दूसरा जो चित्र प्रसिद्ध हुआ उनमें भारत माता को शौर्य के रूप में, वीरता के रूप में, ताकत के रूप में दिखाया गया। यानी हम इस चित्र से जुड़े और जुड़कर जो हमारे अंदर भी वो शौर्य, वो वीरता है, उसके द्वारा जो है हम हमारे जो अंग्रेज जो है, जो दुश्मन के रूप में थे, उनको यहां से मारकर भगा सकें और आजादी ले सके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था, वो काम किया था गांधी जी ने 1921 में। ये सामूहिक प्रतीक के लिए अगर बाद में रिकेप करेंगे, पहले इसको और पढ़ लेते हैं कि 1921 में जो गांधी जी है, इन्होंने भी एक तिरंगा बनाया था। गांधी जी ने भी एक तिरंगा बनाया था, जिसके मिडल में यानी बीच के अंदर इन्होंने चरखे को दर्शाया था। यानी क्या हुआ, गांधी जी ने भी एक तिरंगा बनाया था, जिसके अंदर मिडल के अंदर जो है उन्होंने चरखे को दिखाया था, और यहां पर जो चरखा था वो प्रतीक था स्वावलंबन का, स्वावलंबन का। आज की भाषा में बोला तो सेल्फ रेस्पेक्ट का, कि हम जो लोग हैं वो स्वावलंबी लोग हैं, हम किसी के टुकड़ों पे नहीं जिएंगे, हमारी मेहनत से कमाएंगे, खाएंगे। और चरखा जो इसी का प्रतीक था, क्योंकि उस समय चरखे से सूत काता जाता था, और सूती वस्त्र के अंदर जो भारत है वो भारत का परंपरागत उद्योग है। हमेशा से ही भारत सूती वस्त्र उद्योग के अंदर समृद्ध और शक्तिशाली रहा है। इसलिए जो है 1921 में गांधी जी ने जो तिरंगा बनाया, इसके मध्य में चरखे को बनाया, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। तो इस प्रकार से सभी ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया कि भारत के सभी लोगों को एक कर सकें। उसके लिए कोई छवि दे सकता था, उसने छवि दी, कोई गीत लिख सकता था, उसने गीत लिखे, कोई चित्र बना सकता था, उसने चित्र बनाए, और किसी ने ध्वज भी बनाने का प्रयास किया, ताकि हम सब लोग एक होकर एक साथ जो है, हमारे जो एक पर्टिकुलर दुश्मन है जो सभी का शोषण कर रहा है, उसका विरोध कर सके और उसको भारत से बाहर खदेड़ के फेंक सके। और अब हम अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जिसके अंदर में एक लास्ट युद्ध पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भारत का जो है वो लास्ट एक बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन ये चालू हुआ था 14 जुलाई 1942 में। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 में। इस आंदोलन में क्या हुआ, इसमें इसके होने के दो कारण थे। एक तो क्रिप्स मिशन, ये क्या आपकी बुक में है नहीं, इसलिए मैं के अंदर ज्यादा माथा फोड़ी कौन कराऊं था ना, ये असफल हो गया था। कि जिस प्रकार से साइमन कमीशन आया था ना, उससे ही कुछ मिलता जुलता था, कि इसको भी कुछ राजनीतिक संगठन के बारे में बताना था, हमारे साथ बैठकर बात करनी थी। ये जो क्रिप्स मिशन था ये असफल हो गया था। एक तो ये कारण था, ये इतना इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। दूसरा जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत जो है वो हमारी तरफ से लड़ेगा। भारत जो है वो ब्रिटेन के पक्ष से लड़ेगा। भारतीय बोले अच्छा, क्यों, थार बाप कहां गए, खरीद रहा क्यों, मान थार तरफ से लड़ जा, हमारा फौजा का लागेगा नहीं गए। तो भारत ने कहा कि आपने हमसे पूछा ही नहीं और बिना हमारी मर्जी के अर्थे के मैं ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ांगा, को लड़ा, जाओ कर लोगे करो। यानी भारतीय जो लोग थे वो यहाँ से क्या हो गए, नाराज हो गए या असंतुष्ट हो गए कि हम जो हैं वो आपकी तरफ से किसी भी कीमत पर लड़ेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया था कि भारत जो है वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भाग लेगा, और भारत ने कहा कि हम आपकी तरफ से भाग नहीं लेंगे। हम भारतीयों से पूछना तक जो है इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि हम आपकी तरफ से भाग लेंगे या नहीं लेंगे, हम आपकी तरफ से भाग नहीं लेंगे। और उन्होंने प्रारंभ किया भारत छोड़ो आंदोलन। और अब तक देखो गांधी जी भी जो है बे आगता हो गया। आगता क्या हो गया, बोले यारो 1915 में आयो मैं, जैसा लगातार आंदोलन ही आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन, पैदल चलते चलते आग तो हो गयो, आग क्या समझ में को नहीं रही। अब आना लास्ट बोला पर नाक आना रो,
नाक नाक पा गया और गांधी जी दिए एक नारो कि अब भाई लोगों लास्ट ऑप्शन बच्चों है कि करो या मरो, यानी या तो आजादी लेके करो, आजादी लेके ही छोड़ो, या फिर मर जाओ। यानी या तो अब हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंच जाना है, करना है, या फिर हमें मर जाना है। और ये बताते हैं कि इस आंदोलन में उस समय सभी वर्गों ने भाग लिया था और ये आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ था, इतना जबरदस्त हुआ था, इतना प्रभावशाली हुआ था कि इसको दबाने के अंदर अंग्रेजों को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। अब थे जो है आराम से अंदाजो लगा इसको कि एक आंदोलन कितना प्रभावी होगा, वो भी उस समय जिस समय ना तो टेलीग्राम था ना व्हाट्सएप था, या मैसेज करना है ग्रुप का माइन कि हाँ सुबह इतने बजे मिलांगा, अंग्रेजों को कहोगे भारत छोड़ दो, ना कोई टेलीफोन ना कोई उस समय फोन था जिसके द्वारा वो सब लोगों तक वो सूचना पहुंचा सके। उस समय भी ये आंदोलन इतना ज्यादा प्रभावी हुआ था कि इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था। इस प्रकार से देखो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ब्रिटेन उस साइड लग गया और हम जो इस आंदोलन के लिए प्रयास करें तो 1 साल लगा था इसको इस आंदोलन में दबाने के लिए। और फिर धीरे धीरे अगर आप स्थिति देखोगे, वैसे आपकी बुक में नहीं है पर हल्का सा एक वो ले लो, मुआयना ले लो, धीरे धीरे जो है वो ब्रिटेन की शक्ति जो है वो भारत के अंदर कमजोर होने चालू हो गई और भारत के लोगों ने और दम लगाना प्रारंभ कर दिया। और फिर जब क्लीमेंट एटली की सरकार आई थी, किसकी? क्लीमेंट एटली की जब ब्रिटेन में सरकार आई थी तो उसने कहा था कि 1948 के अंदर जो है हम भारत को आजाद कर देंगे। फिर कुछ कारणों से उसने 1947 में ही भारत को आजाद कर दिया था और उसके अंदर एक बड़ा कारण माना जाता है आजाद हिंद फौज। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और हमसे एक दिन पहले जो है हमारे पड़ोसी मुल्क को आजाद कर दिया गया था जिसका नाम है पाकिस्तान। तो इस प्रकार से जो है वो भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में। 8वीं के बारे में बताना क्या मतलब है, झूठो वीडियो बनाना मतलब नहीं, इसलिए धन्यवाद।